Welcome to VLearn. This is session number 3 of Intelligent Databases. In this session, we are going to cover following topics: Artificial Intelligence, Expert System, Data Warehouse Architecture, Top-down Design, Bottom-up Design, Hybrid Design, and Metadata. First of all, Artificial Intelligence. Artificial intelligence or AI is the art or area of computer science focusing on creating machines that can engage on behaviors that humans consider intelligent. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर साइंस का जिसमें हमारा मेनली फोकस होता है कि मशीन जो है वो जस्ट ह्यूमन की तरह बिहेव करे। लाइक हम उसके अंदर इंटेलिजेंस इम्पार्ट तो करते हैं बिकॉज वो एक मशीन है, तो हम उसको नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स ऐसी इंटेलिजेंस जो उसकी खुद की नहीं है बट जस्ट ह्यूमन ने उसको प्रोवाइड करी है सो दैट मशीन कैन बिहेव लाइक एन ह्यूमन। रिसर्चर्स आर क्रिएटिंग systems which can mimic human thought, understand the speech, beat the best human chess player, and moreover countless other feats never before possible. ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन सोच रहा है उसी को जस्ट सिस्टम परफॉर्म कर दे, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट सिस्टम. Expert systems are computer programs that are derived from a branch of computer science research called AI or artificial intelligence. Expert systems addresses area where combinatorics is enormous. Means जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है दैट इज एक्सपर्ट प्लस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो एक एक्सपर्ट की तरह एक्ट करता है। तो उससे हमें क्या बेनिफिट, उससे हमें ये बेनिफिट है कि वो उस एरियाज़ को भी एड्रेस करेगा जहाँ पे आपके कम्बिनेटोरिक्स जो हैं वो एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक सच एरियाज आर हाईली इंटरैक्टिव और कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस, IVR, वॉइस सर्वर, फॉल्ट डायग्नोसिस, medical diagnosis, and moreover the decision support in your complex systems, process control, and interactive user guide. These are certain examples of areas which is addressed by expert system. Educational, tutorial, logic, simulation of machines, knowledge management, and constantly changing software. These are certain areas where we are using expert system. Like in educational we can use expert system, like we are telling just our demand is regarding which subject, according to that it revert back to us. Moreover जो हम सोच रहे हैं उसी सोच को मिलता जुलता कंटेंट हमारे सामने जस्ट अपीयर हो जाए। There are certain advantages related to this expert system. Expert system provide the consistent answer for any repetitive decision, processes and even task. रिपीटिव डिसीजन इसलिए मेंशन किया गया है बिकॉज बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हमने अभी परफॉर्म किया और जस्ट थोड़ी देर बाद हमें फिर से उन्हें परफॉर्म करना होता है। बट लाइक अ ह्यूमन अगर हम वही टास्क बार बार रिपीट कर रहे हैं तब भी चांसेस हैं कि हम मिस्टेक कर दें। बट एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसी कोई डिसएडवांटेज नहीं होती बिकॉज जो भी टास्क एक बार आपने परफॉर्म कर दिया कंप्यूटर सिस्टम वही आंसर देगा जो उसने पहली बार दिया था। इट आल्सो होल्ड्स एंड मेंटेन्स द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लेवल फर्स्ट टाइम था उसी लेवल को मेंटेन करके वो हर बारी आपको आंसर रिप्लाई करता है whether in the form of information or any other. It also encourages the organization to clarify the logic of their decision making. अल्टीमेटली हमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके रिगार्डिंग हमें रीज़न जानना होता है कि वो पर्टिकुलर डिसीजन हमने क्यों लिया है। सो बाय दिस एक्सपर्ट सिस्टम इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाई द लॉजिक बिहाइंड देयर डिसीजंस. And moreover the expert system never forgets to ask a question. नॉर्मली जब आप एक मेडिकल साइंस के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस लेगा और उन आंसर्स के बेसिस पे ही आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। सो एज अ डॉक्टर और अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक कर सकता है कि बाई चांस वो एक क्वेश्चन पूछना भूल गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका आंसर जानना। बट एक्सपर्ट सिस्टम के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। वो सारे क्वेश्चंस जो हमने फीड कर रखे हैं वो उनको आप पूछेगा अपने पेशेंट से। मोर ओवर जैसे वो रिप्लाई करेंगे उसी रिप्लाई के ऊपर बेस्ड होगा कि अल्टीमेटली एक्सपर्ट सिस्टम क्या रिकमेंड करता है, कौन सी मेडिसिन उसे रिकमेंड करता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो रिलेटेड टू दिस एक्सपर्ट सिस्टम.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट लैक्स द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं है इसके अंदर, मीन्स जो भी आपने इसके अंदर फीड कर रखा है जस्ट उसी के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट करता है। कभी भी कुछ अलग सा इनपुट उसे मिल जाएगा तो इट डजंट रिएक्ट टू इट। इट कैन नॉट मेक क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज, दैट इज सडनली मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने इनपुट में, तो अगर मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला का आंसर ही उसमें फीड कर रखा है तो वो मुझे a माइनस बी का नहीं देगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ क्रिएटिवनेस नहीं है कि वो खुद से ही उसे इनिशिएट कर सके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डोमेन एक्सपर्ट्स नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्लेन द दैट वुड इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। मीन्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें हम एज अ ह्यूमन भी फेल हो जाते हैं, बिकॉज अगर हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो कभी कभी कोई ऐसी एक डिजीज़ आ जाती है जिनका आंसर डॉक्टर के पास भी नहीं होता। सो द सेम कैन हैपन विद द एक्सपर्ट सिस्टम आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली उसे भी एक ह्यूमन ने ही बनाया, तो जितना एक ह्यूमन एक्सपर्ट को पता होगा दैट ओनली इट कैन इम्पार्ट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। Domain experts not always able to explain their logic and reasoning. Moreover, एक्सपर्ट सिस्टम में जब कोई भी रीज़न आता है हर बारी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको अपने हर डिसीजन के लिए एक्सप्लेनेशन या कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों उसने आपको ये मेडिसिन रिकमेंड करी है। Lastly, errors may occur in knowledge base and this lead to a wrong decision. Ultimately, एक्सपर्ट सिस्टम के पीछे एक ह्यूमन ही है जिसने उसे प्रोग्राम किया है, तो अगर प्रोग्रामिंग के अंदर ही कोई एरर आ गया जो कि आपका एक नॉलेज बेस होता है, नॉलेज बेस इज जस्ट अ कंपोनेंट इन एक्सपर्ट सिस्टम वेयर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट रूल्स एक्सपर्ट सिस्टम आंसर्स योर क्वेरी। सो इफ देयर इज एन एरर इन द नॉलेज बेस देन इट कैन लीड टू अ रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो। So these are certain disadvantages related to your expert system. Next is your data warehousing. A data warehouse is a relational database that is designed for query and analysis rather than for transaction processing. जब भी database की टर्म की बात आती है हम उसके अंदर नॉर्मली ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक वी आर इंसर्टिंग समथिंग, अपडेटिंग एंड देन ऑल्टर। बट इन डाटा वेयर हाउस नॉर्मली इसके अंदर भी आपका एक रिलेशनल डाटाबेस ही होता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, बट अल्टीमेटली हमने इसको डिज़ाइन किया है जस्ट फॉर क्वेरी पर्पस एंड एनालिसिस पर्पस, नॉट फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। मीन्स डाटा को मुझे एक से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना है, हम उसके लिए डाटा वेयर हाउस को यूज़ नहीं करते। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है, लाइक मुझे एक डाटा देखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, लाइक अगर मैं अकाउंटिंग के अंदर डील कर रही हूँ तो मेरा सब्जेक्ट एरिया अकाउंटिंग है, तो उस अकाउंटिंग से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन ईजिली डाटा वेयर हाउस से जस्ट बाय firing any query I get a desired answer. It usually contains the historical data that are derived from transaction data, but it can include data from other sources also. Moreover, data warehouse के अंदर कुछ डाटा ही कंटेन होता है जिसे हम अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। सो डाटा वेयर हाउस के अंदर कुछ हिस्टोरिकल डाटा भी हो सकता है, लाइक कुछ ऐसा डाटा जो कि हमने प्रीवियस टाइम में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करी थी जस्ट उसको समराइज करके हमने अपने डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर रखा है, और इट कैन बी द करंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विच आर गैदरिंग फ्रॉम अनदर सोर्सेज। It also separates the analysis workload from transaction workload and enables an organization to consolidate the data from several sources. अल्टीमेटली हमें जो डाटा अलग अलग सोर्सेज से मिला है हमें उसे कंसोलिडेट करके अपने डाटा वेयर हाउस में रखना होता है। सो उसके अंदर वो सेपरेट कर देता है वो वर्कलोड जो आप ट्रांजैक्शन के थ्रू ला रहे हैं या फिर वो जो आपका एनालाइजिंग है। मीन्स एक होता है आपका डाटा को एनालाइज करना एंड अदर वन इज परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन ऑन दैट। सो डाटा वेयर हाउस जस्ट सेपरेट दीज टू कंसेप्ट्स and by which it enables an organization to just combine their data that are coming from several sources. A common way of introducing data warehousing is to refer to the characteristics of a data warehouse as set forth by W. Inmon. W. Inmon ने हमें कुछ ऐसे characteristics define कर रखे हैं जिनके basis पे हम अपने data warehouse को define करते हैं. Like in the list we first have subject oriented. Subject oriented, in this the information is presented according to a specific subjects or an area of interest. Means वो एरिया जो कि आपका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है, लाइक इफ़ यू आर डीलिंग इन अ बैंकिंग सिस्टम तो उसके अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। एक सब्जेक्ट होगा आपका सेविंग अकाउंट, अनदर वन इज फॉर योर करंट अकाउंट। सो दीज आर सर्टेन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो द डाटा इज मैनिपुलेटेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उससे मुझे ये बेनिफिट है कि जो डाटा वेयर हाउस में हमने सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया, तो अगर मेरी
कॉलम सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है तो मुझे बाकी सबके डाटा को चेक करने की कोई नीड नहीं होती है. आई जस्ट गो फॉर subject saving accounts only and perform my query. Next characteristics is integrated. A single source of information from and about understanding multiple areas of interest. The data warehouse provides one-stop shopping and contains information about a variety of subjects. Because इसके अंदर हमने जो डाटा को इंटीग्रेट किया है वो डाटा जो डिफरेंट सोर्सेज से है. सो अल्टीमेटली मुझे एक सिंगल सोर्स मिल गया इन्फॉर्मेशन का जहाँ पे मेरे को हर एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन वोलाटाइल. स्टेबल इन्फॉर्मेशन दैट डजंट चेंज ईच टाइम एंड ऑपरेशनल प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड. सो इन्फॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द warehouse is accessed. So non-volatile means which doesn't change or we call them static. So जो इन्फॉर्मेशन आपने डाटा वेयर हाउस में जस्ट इम्पार्ट कर दिया है, प्लेस कर दिया है, वो एक स्टैटिक मोड में चली जाती है. देन नेक्स्ट इज योर टाइम वेरिएंट. टाइम वेरिएंट मीन्स इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज द करंट इन्फॉर्मेशन. मीन्स डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी होती है और एज वेल एज आपकी करंट इन्फॉर्मेशन भी, बिकॉज जो आपका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाटा वेयर हाउस का. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू डाटा वेयर हाउस. Then comes the disadvantages of data warehouse. In the list we first have major data schema transforms from each of the data source to one schema in the data warehouse which can represent more than 50% of the total data warehouse effort. So वो डाटा स्कीमा जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स के अंदर या दूसरे डाटा वेयर के अंदर, अगर वो 50% पूरा डाटा है जो आप टोटल डाटा वेयर हाउस के अंदर एफर्ट लगा रहे हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर स्कीमा विच इज़ प्लेस्ड इन योर डाटा सोर्स ओनली. सेकेंड इज डाटा ओनर्स लूज कंट्रोल ओवर देयर डाटा एंड रेजिंग ओनरशिप, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. मोर ओवर सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज ऑल्सो, बिकॉज डाटा सोर्सेज में एक डाटा ओनर होता है जिसने उसके अंदर डाटा को प्लेस कर रखा है. सो अगर अल्टीमेटली वो डाटा वेयर हाउस के अंदर अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है तो वहाँ पे तो वो पब्लिकली अवेलेबल है. सो देयर आर सर्टेन सीक्रेट और सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज. लॉन्ग इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन टाइम एंड एसोसिएटेड हाई कॉस्ट. जब इनिशियली आप डाटा वेयर हाउस को सेटअप करते हैं तो उसमें इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मोरओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है. एडिंग न्यू डाटा सोर्स टेक टाइम एंड एड योर कॉस्ट ऑल्सो. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज़ एंड द टाइप्स ऑफ यूज़र मीन्स अलग अलग यूज़र्स की अलग अलग नीड होती है. सो हमारे पास बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम मल्टीपल यूज़र्स जो है वो सेपरेट डाटा मार्ट को एक्सेस कर सके जस्ट टू गेट देयर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. मोर ओवर द डाटा इज स्टैटिक एंड डेटेड मीन्स हर एक डेट का डाटा जो है वो उसने रिप्लेस कर अपने पास स्टोर कर रखा है और जो एक बार स्टोर कर लिया दैट इज रिमेन स्टैटिक मीन्स वी कांट चेंज दैट डाटा. No data drill down capability is available in data warehouse. Moreover, it is very difficult to accommodate changes in a data types and the ranges, data sources, schema, indexes and your queries. Lastly, typically cannot actively monitor changes in the data. So, जो एक डाटा एक बार ही आ जाता है और हम स्टोर कर लेते हैं तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम उसको मॉनिटर कर पाएँ कि उस डाटा में जब इनिशियली स्टोर किया था और अब जो डाटा है उसमें कितना एक्टिवली चेंज देखा है. Now after disadvantages, now comes the advantages of data warehouse, that is DW. First is integrating data from multiple sources. सबसे बेस्ट एडवांटेज है इसकी कि हमें वो डाटा जो मल्टीपल सोर्सेज में जाके देखना होता था अब वो एक्सट्रैक्ट करके मैंने जस्ट एक ही सोर्स के अंदर प्लेस कर दिया है और अब हम उसी डाटा को यूज़ कर रहे हैं. मोरओवर परफॉर्मिंग न्यू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, रिड्यूसिंग कॉस्ट टू एक्सेस द हिस्टोरिकल डाटा, बिकॉज डाटा वेयर हाउस जो है वो अपने पास ही हिस्टोरिकल डाटा को मेंटेन करके रखता है तो मुझे उस हिस्टोरिकल डाटा को व्यू करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ता. इट ऑल्सो इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. टर्न अराउंड टाइम मीन्स जो भी आपने अभी डिमांड किया है वो जस्ट कितनी जल्दी कंप्लीट होता है, दैट इज़ योर टर्न अराउंड. मीन्स हमने जो रिक्वेस्ट की थी उसका रिस्पॉन्स हमारे पास कब तक आता है. सो वो आपका जो डेटा वेयर हाउस के अंदर टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया एज कम्पेयर टू योर डिफरेंट डाटा सोर्सेज. शेयरिंग डाटा एंड अलाउइंग यूजर्स और अदर यूजर टू ईजिली एक्सेस द डाटा.
Moreover, there are supporting ad hoc reports and your inquiries also. This is your data warehouse architecture. डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर में हमारे पास सबसे पहले होता है ऑपरेशनल सिस्टम्स, जहाँ से डाटा आता है उसको डाटा को लेने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं लाइक RDBMS, फ्लैट फाइल्स, XML और योर स्प्रेडशीट ऑल्सो. डाटा आपका ऑपरेशनल सिस्टम से भी आ सकता है या फिर देयर कैन बी सम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑल्सो. तो जब ये डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आता है तब वो डाटा स्टेजिंग स्टेट में जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया. स्टेजिंग एरिया के अंदर हमारे पास वर्किंग स्टोरेज होती है और इसके अंदर हम डाटा स्टोरेज को जस्ट रिजेक्ट कर देते हैं. उसके अंदर हम डील करते हैं कि हमने डाटा को कितना क्लीन किया है और कितना हमने उसको रिजेक्ट किया है. सो जो हम रिजेक्ट कर देते हैं दैट इज सेपरेट, और जितना बच जाता है वो हमारा क्लीन डाटाबेस होता है. स्टेजिंग फेज के अंदर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, लाइक हम डायमेंशन टेबल्स बनाते हैं, फैक्ट टेबल्स बनाते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी स्टेजिंग वाली स्टेज से ही लिंक कर रहे हैं. सो जहाँ पे हम डायमेंशन और फैक्ट टेबल बनाते हैं दैट इज आवर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, जो कि आपके डाटा वेयरहाउस एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है. और फाइनली जब ये स्टेजिंग स्टेट ओवर हो जाती है उसके बाद हम डाटा को लोड कर देते हैं इन आवर डाटा वेयरहाउस दैट इज EW, एंड आफ्टर दैट वी आर प्रोसेसिंग the data which is available in data warehouse. So this is the particular architecture of data warehouse. A data warehouse architecture is a way of representing the overall structure of data, communication, processing and presentation that exists for end to user computing within the enterprise only. हम इससे जो जितना भी काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं, that is related to your structure of data, how to communicate, how to process it, and finally how to present that particular information. The architecture is made up of a number of interconnected parts. In the architecture we have operational database or external database layer from where we get our data. Then comes the information access layer. After that data access layer. Information access layer से हम information को access करते हैं और information के लिए हमें currently डाटा को acquire करना होता है, और जो डाटा हमने acquire किया है उससे related information हम store करते हैं डाटा डायरेक्टरी लेयर में, जिसे हम मैटर लेयर भी कहते हैं या फिर मैटर डाटा. Then comes the process management layer and your application messaging layer, and lastly we have data warehouse layer and your data staging layer, जिसका वर्क होता है अल्टीमेटली डाटा को डाटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करना. सो दिस इज योर आर्किटेक्चर रिलेटेड टू डाटा वेयरहाउस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशनल डाटाबेस. ऑपरेशनल डाटाबेस क्या होता है? ऑपरेशनल डाटाबेस आपके वो सब सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डाटा वेयरहाउस के अंदर उसे यूज़ करते हैं. ऑपरेशनल सिस्टम्स प्रोसेस द डाटा just to support some critical operational needs. In order to do that, the operational database has been historically created to provide an efficient processing structure for a relatively small number of well-defined business transactions only. क्योंकि आपका जो ऑपरेशनल सब सिस्टम है उसका स्कोप बहुत कम होता है, तो हम डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं जस्ट टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर ऑपरेशनल सिस्टम्स, जिससे कि जितना भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहे हैं या एक्सेस कर पा रहे हैं वो टास्क हमारा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इन दिस ऑपरेशनल डाटाबेस. देन योर इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर. इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर मीन्स वो एक्सेस लेयर जिसमें एंड यूज़र डील कर रहा है डायरेक्टली, बिकॉज एंड यूज़र को ही अल्टीमेटली सिस्टम से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि एंड यूज़र डे टू डे बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करता है, लाइक इट कैन बी योर एक्सेल, Focus, Access and etc. Information access layer also includes the hardware and the software which are involved in displaying and printing the reports, can be your spreadsheets, graphs, charts and etc. So particular information access layer वो layer है जिससे end user interact कर रहा है. Then is your data access layer. Data access layer of the data where architecture is involved with allowing the information access layer to talk to the operational layer, because ultimately हमारा वर्क है इंफॉर्मेशन लेना और वो इन्फॉर्मेशन हम वहीं से ले सकते हैं जहाँ वो स्टोर है, जो कि ऑपरेशनल लेयर है. तो डाटा एक्सेस लेयर का जैसे मीडिएटर की तरह वर्क होता है बिटवीन द इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर एंड योर ऑपरेशनल लेयर. इन द नेटवर्क वर्ल्ड टुडे द कॉमन डाटा लैंग्वेज दैट आर इमर्ज्ड इज SQL. सो हमारा डाटा वेयर हाउस और इंफॉर्मेशन के बीच में जो डाटा एक्सेस लेयर है उसका वर्क है कि वो एक मीडिएटर की तरह या फिर ट्रांसलेटर की तरह वर्क करे अमंग दीज टू.
Originally SQL was developed by IBM and the query language, but over the last 20 years it has become the most standardable language for the data interchange, that is your SQL. So in data access layer we are using SQL, that is structured query language. Then comes the metadata layer. In order to provide for universal data access, it is absolutely necessary to maintain some form of data dictionary also, and that dictionary is maintained in metadata layer. So metadata layer के अंदर मुझे डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक व्हाट इज योर डाटा, और अल्टीमेटली मेटाडाटा के अंदर उस डाटा की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है. सो वी कॉल इट एज डाटा अबाउट डाटा. Then record description in COBOL programming in metadata. Moreover, the information in ERA diagram is also your metadata. Then comes the process management layer. The process management layer is involved in scheduling the various tasks that must be accomplished to build and maintain the data warehouse and data directory information. So process management layer का वर्क होता है शेड्यूल करना टास्क को जो कि आप वर्क कर रहे हैं, लाइक यू आर बिल्डिंग योर डाटा वेयर हाउस, मोर ओवर मेंटेन द इंफॉर्मेशन बिटवीन देम. So this is the overall task of process management system to make the balance between all the tasks which you are performing in your data warehouse. And also we need to update our data warehouse so that the data warehouse become up to date. Application messaging layer. The application message layer has to do with the transporting information around the enterprise computing network. So we refer it as middleware because it can involve more than just networking protocols also. So there are certain examples, like we can use application messaging for messaging our information regarding to isolate your applications operationals information from the exact data format on the either end. Physical layer, or we call it as data warehouse physical layer. The core data warehouse is where the actual data is used from informational uses occur. So in physical data warehouse we copies the data, or even we have many copies of the single data which is maintained in your operational database or your external data also, so that it is easy to access and moreover highly flexible. Data warehouse are stored on client and server platform, but they are often stored on many frames or mainframes as well. Data staging layer. Data staging is also called a copy management or a replication management. इसके अंदर हम अपनी एक डाटा की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, मीन्स हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली एडिट, समराइज एंड फाइनली वी कंबाइन एंड लोड टू आवर डाटा वेयरहाउस सिस्टम. So data staging often involves the complex programming, but increasingly data warehouse tools are being created that helps in this particular process. So data staging का मेनली वर्क है आपके डाटा को कलेक्ट करना, एडिट करके समराइज्ड फॉर्म में अल्टीमेटली डाटा वेयरहाउस में डाटा को लोड करना. In this we have certain types of design. First of all is top-down design. The Bill Ammon was one of the first author on the subject of data warehouse, which has defined a data warehouse as a centralized repository for the entire enterprise, because पूरी एंटरप्राइज में हम एक जगह एक सेंट्रलाइज बेस पे सारा डाटा स्टोर कर रखा है और वी ऑल आर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर डाटा ओनली. Atomic data, that is data which are at the lower level, are stored in data warehouse so that we can find a granular level detail also. Dimensional data marts containing data needed for a specific business processes or your department, which are created in data warehouse. In the top-down design, we have all the four characteristics which are related to your data warehouse. That is your subject oriented, means particularly हर एक subject से related हमारे पास information होती है data warehouse में. Then time variant, because we have historical as well as current information. Non-volatile, as the information in the data warehouse is static mode. And finally we are getting the data from various sources and finally integrated into data warehouse, so integrated. So these are some characteristics related to your top-down design also. Then comes the bottom-up design. In this we have Kimball, which promote or approach to a data warehouse design, and he describes as a bottom-up. In this we create the data mart first, and which is used to provide the reporting analytic capabilities for a specific business process, means जो particular एक subject से related होते हैं data mart,
तो हमने सबसे पहले डाटा मार्ट क्रिएट करे हैं जो कि हमारे प्राइमरी डायमेंशन या फैक्ट्स कंटेन करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डाटा वेयरहाउस। इन दिस लाइक अगर मैं एक कंपनी में डील कर रही हूँ तो मैं सेल्स भी कर रही हूँ और प्रोडक्शन भी, तो सेल्स और प्रोडक्शन मेरे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सो पहले मैंने उसके डाटा मार्ट बताया और अल्टीमेटली उन डाटा मार्ट्स के डाटा को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक डाटा वेयरहाउस बनाया है जो कि आपका एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड बेसिस होता है फॉर गेटिंग डाटा। The actual integration of two or more data marts is done by the process of drill across. So drill across means summarizing the data along the various keys of confirmed dimensions. Then comes the hybrid design. To reduce the data redundancy, larger systems will often store the data in a normalized way. So data marts are specific reports that can be built on top of the DW solutions, that is data warehouse solutions. So in this we are combining both टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप, और अल्टीमेटली हमारा बेसिक एम होता है कि डाटा की जो रिडंडेंसी है हम जस्ट उसको स्टॉप कर सके। सो दैट डाटा वेयर हाउस का जितना भी हम डाटा अगर हाइब्रिड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको 3NF में करते हैं, दैट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जो कि ये एश्योर करती है कि इसके अंदर डाटा रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। द DW effectively provide a single source of information from which the data mart can read, create a highly flexible solution. So the hybrid architecture allows a data warehouse to be replaced with a master data management solution where optional or operational, not static information could reside. Then the difference between the data warehouse and your operational system. If we are talking about operational systems, in operational systems they are generally designed to support the high volume transaction processing with minimal backup or backend reporting. On the other hand, in data warehouse systems are generally designed to support high volume of analytical processing, that is your OLAP. In operational system we are generally using process oriented, that is ultimately we are focusing on a business process, but on the other hand the data warehouse is subject oriented because in this we are focusing on a particular area. In operational systems we generally have current data, but in data warehouse we have current as well as historical data. In operational system we can update on regular basis, but in data warehouse the data is in read-only mode only. Then operational systems are generally optimized to perform fast insertion and updation, but on the other hand the data warehouse systems are generally optimized to perform fast retrieval of data because in this we can use the read-only system. Evolution in organization, that use of data warehouse. So there are certain stages in which we use data warehouse and which can be distinguished. Like first of all we have offline operational database. Data warehouse which are its initial stage are developed by simply copying the data from one source to another server, जहाँ पे simply आपको just process करना है load को और finally report करना है. Then we have offline data warehouse. Data warehouse, in this stage we are updating some data which are in your operational system only on the regular basis. Then the real-time data warehouse. At this stage data warehouse are updated every time on the operational system whenever a transaction is performed. Then data warehouse at this stage, that is your integrated data warehouse, we update every time when we perform a transaction. So कब हम डाटा वेयरहाउस को अपडेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. Then metadata. So simply we can say that data about data is a metadata, and in metadata we have two types like structured metadata and descriptive metadata. First of all, structure metadata, the design and specifications of data structures which can't be about the data because at the design time the applications contain no data. So that is your structure, जहाँ पे आप mainly emphasis करते हैं कि कौन सा डाटा का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे आपने उसे डिज़ाइन किया है. बट ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा के अंदर हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हेल्प से हम अपने एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कंटेंट अबाउट कंटेंट. सो दिस इज अबाउट योर मेटाडाटा. डू इट योरसेल्फ. फर्स्टली एक्सप्लेन द एक्सपर्ट सिस्टम एंड सेकेंडली यू नीड टू एक्सप्लेन द डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. इट्स ऑल लेयर, दैट इज योर स्टेजिंग लेयर, इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर एंड डाटा लिंक, डाटा एक्सेस लेयर एक्सेट्रा. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.